हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भूख, कठिनाइयाँ और जनविद्रोह। तो अब यहाँ पे जो बात होगी वो होगी 1830 के दशक की। इसके पहले हमने बात की थी रूढ़िवादी की बात की थी। रूढ़िवादी निकल के आए थे 1815 में। तो 1815 के बाद 1830 से 48 के बीच में विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा। 3 विद्रोह जो थे मेजर, उनके बारे में पढ़ा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक आंसर का प्रारूप तैयार करते हुए समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1830 का जो दशक था वो यूरोप में महान आर्थिक संकट का वर्ष था। यूरोप में महान आर्थिक संकट का वर्ष था, इसको समझाइए, इसका वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे समझाएंगे आप लोग 1830 का दशक? तो यहाँ से पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग समझाएंगे। चलिए, 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेके आया। क्यों? क्योंकि उस समय वहाँ की जो जनसंख्या थी उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हो जाती है। ज़्यादातर देशों में नौकरी की ढूंढने की तादाद में लोग उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। मतलब जो नौकरी ढूंढने वाले लोग थे वो रोजगार से ज़्यादा थे। अब क्या करेंगे लोग, जब रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, तब लोग कहाँ जाएंगे? शहर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अब जाके रहने लगी और शहर में जाके गरीब बस्तियों में जाके वो रहने लगी थी। ठीक है, अब इससे क्या होता है? ठीक है, वो लोग शहर में चले गए, क्या उनको वहाँ पे शहर में जाके उनकी ज़िंदगी आरामदायक हो गई? नहीं। वहाँ पे जो नगर के लघु उत्पादक थे उनको अक्सर इंग्लैंड से जो आयातित मशीनें होती थी उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड में, आपको पता है औद्योगिकीकरण पहले हो गया, वहाँ पे मशीन से चीज़ें बनने लगी तो वहाँ पे उनको सस्ती बन जाती थी। यहाँ पे अभी भी उतना मशीनीकरण नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो सामान होते थे, कपड़े होते थे, उन सबको कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। किनसे? इंग्लैंड से जो भी सामान आते थे। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊँचा था। इंग्लैंड में ज़्यादा सामान मशीन से बन रहे थे। महाद्वीप को यह महास्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लैंड से बन के आते थे वो पूरी तरह से मशीन से बने होते थे और यहाँ पे आंशिक रूप से मशीन से बनते थे। ठीक है, ये जो पार्ट था यूरोप का भाग था, यहाँ पे आंशिक रूप से मशीन से बनते थे, इसीलिए इनको बहुत सारी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यूरोप के वो इलाके जहाँ पे कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, मतलब अभी भी वो कुलीन वर्ग चल रहे थे जो दूसरों को, कृषकों को दबा कर रखते थे। तो वहाँ भी कृषक जो थे सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। मतलब अभी भी यहाँ पे वो पुराना वाला जो सिस्टम था वही चल रहा है। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने पर शहरों और गाँवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो ये चीज़ हमने समझा। एक पॉइंट समझा कि कैसे ब्रिटेन से उनको सामना करना पड़ रहा था। वहाँ पर लोग जो थे जनसंख्या बढ़ने से शहर में जा रहे थे, फिर भी उनको उस तरह से वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे जो ज़िंदगी वो जीना चाहते थे। दूसरा, जो भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अभी भी वो जो कुलीन वर्ग थे वो सत्ता में थे, वहाँ पे कृषकों को अभी भी अपने वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। अभी भी उनमें गरीबी, एक तरह से वो जिम्मेदारी से दबे हुए थे। गरीबी अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखते हैं 1848 में एक ऐसी कोई कहानी निकल के आती है। क्या कहानी है ये? 1848 में क्या होता है बेटा, जो खाने पीने की कमी हो रही, इतनी गरीबी हमने देखी, गरीबी हो रही है, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ है नहीं। तो जो पेरिस के लोग थे वो सड़कों पर उतर आते हैं। ठीक है, और जगह जगह अवरोध लगाए गए, सब कुछ करते हैं वो लोग, एक तरह से क्रांति कर देते हैं। और क्रांति करके फिर क्या करते हैं, जो लुई फिलिप को बैठाया गया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने लुई फिलिप को ला के बैठाया था ना। लुई फिलिप ने क्या किया था? लुई फिलिप जो थे अब एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण करते हैं यहाँ पे, तो उनको भी अब यहाँ से हटा दिया गया, उनको भगा दिया गया। और अब क्या बनाते हैं यहाँ पे बेटा, राष्ट्रीय सभा की स्थापना की जाती है और साथ में इसको गणतंत्र घोषित किया जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे गणतंत्र घोषित हो गया, मतलब कोई राजा वाजा नहीं रहेंगे, ये पूरी तरह से गणतंत्र हो गया। और 21 वर्ष से ऊपर के जो सभी वयस्क पुरुष होंगे, देखिए पुरुष की बात हो रही है, स्त्रियों को, महिलाओं को अभी भी यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, उनको मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। तो देखिए यहाँ पे पेरिस की बात हो रही है। पेरिस में लोग 1848 में गुस्से में आके लोग सड़क पे उतर आए। सड़क पे आके उन्होंने जो वहाँ के राजा थे लुई फिलिप, उनको भगा दिया, राष्ट्रीय सभा बनाई।
देखिए 1848 का एक आ सकता है कि 1848 में से कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई थी, कौन कौन से विरोध हुए थे, किसी 3 देशों की विरोध का बताइए। तो अभी पहला हम लोग यहाँ पे पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कैसे राष्ट्रीय सभा बनाते हैं वो लोग, राष्ट्रीय सभा बना के गणतंत्र घोषित करते हैं और सभी 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया जाता है। फिर काम के अधिकार की गारंटी दी जाती है सबको, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्योंकि रोजगार के चक्कर में तो इन लोगों ने यहाँ पे विरोध किया, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी बेटा 1845 की कहानी है। ये क्या होती है, सिलेशिया में जो बुनकर होते हैं उनको वो ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदार उनको कच्चा माल देता था और फिर उनसे निर्मित कपड़ा बनवा के ले लेता था। लेकिन क्या होता था, जो उनको मेहनताना होता था, जो उनकी काम करने की जो वो एक तरह से आप बोलोगे मजदूरी दोगे ना, मजदूरी, तो मजदूरी जो होती थी बहुत ही कम देते थे वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिलेशिया में एक विद्रोह होता है। तो पहले देखते हैं कैसे यहाँ पे एक पत्रकार थे, इन्होंने इसका वर्णन किया है, जो घटना होती है उसका वर्णन करते हुए कैसे लिखा है, तो वही पढ़ते हैं हम लोग। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले गांव में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल का कीमतें गिरा दी हैं। तो यहाँ पे देखिए लोग काम के लिए मर रहे हैं क्योंकि किसी के पास काम नहीं है, तो ठेकेदारों से कहेंगे भाई हमको काम दो, और ठेकेदार क्या करेंगे, उसी का फायदा उठा लेंगे, वो कम से कम उनको क्या देंगे, उनका श्रमिक देंगे। 4 जून को क्या होता है, दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी तक पहुंच जाती है। ठेकेदार तक पहुंच गई। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी कभी घृणा का व्यवहार किया गया, तो कभी धमकियां दी गई उनके साथ। देखिए यहाँ पे वो चले गए कहाँ तक, ठेकेदार के घर तक जाते हैं और ये ज़बरदस्ती घर में घुस जाती है वही भीड़, और उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें, उनको तोड़ दी जाती हैं। दूसरा जो गुट होता है वो भंडार गृह में घुस के कपड़ों के जो भंडार होते हैं उसको तार कर दे, फाड़ देते हैं उनको, कपड़े जो भी होते हैं उनसे। तो इसके बाद जो ठेकेदार होते हैं वो डर जाते हैं और ये अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग जाते हैं। बट वहाँ जो पड़ोस के गांव वाले भी होते हैं उनको शरण देने से इनकार कर देते हैं। पड़ोस के गांव वाले भी उनको शरण देने से इनकार कर देते हैं। अब ये जो ठेकेदार होते हैं ये 24 घंटे बाद सेना के साथ लौटते हैं। देखिए सेना के साथ लौटते हैं और बाद में फिर यहाँ पे एक झड़प होती है, एक लड़ाई होती है, एक टकराव होता है जिसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है। सो दो देखा, एक आपने पेरिस में देखा और एक आपने सिलेसिया में देखा। अब अगला हमारा टॉपिक है 1848 उदारवादियों की क्रांति। देखिए यहाँ से बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उदारवादियों की क्रांति क्या मतलब, कि यहाँ पे जो उदारवादी थे कौन से उदारवादी थे, तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, उन्होंने कौन कौन से उनके विचार थे, उन्होंने किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया। सो ये चीज़ क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग वो समझते हैं। सो 1848 में क्या होता है, जब हर जगह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे गरीबी भुखमरी के लिए जो किसान हैं वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग सड़क पे निकल आए, पेरिस में निकल आए हैं, सिलेसिया में निकल आए, जगह जगह निकल आए हैं। तो ये तो चलिए गरीब लोग हो गए, कृषक वर्ग हो गए, जो श्रमिक वर्ग है ये हो गए। लेकिन इनसे ऊपर जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनकी भी एक क्रांति चल रही थी। ठीक है, तो इनकी जो क्रांति थी, इस क्रांति की वजह से जो फरवरी 1848 में जो राजा थे उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। आप लोग पेरिस में देखा था ना आपने, गद्दी छोड़नी पड़ी थी और गणतंत्र की घोषणा हुई थी। तो जहाँ पे सारे पुरुष को मताधिकार दिए जाते हैं, सारी ये चीज़ें आपने पढ़ी थी ना। तो क्या होता है बेटा, इन सारी चीज़ों को देख के जो यूरोप के अन्य भाग होते हैं वहाँ पे भी राष्ट्र राज्य जैसी चीज़ें निकल के आने लगती हैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे राष्ट्र राज्य जैसी चीज़ें अस्तित्व में थे ही नहीं। तो जैसे कौन कौन सी, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, यहाँ से पहले राष्ट्रवाद जैसी चीज़ थी ही नहीं। तो अब यहाँ पे निकल के आने लगती है राष्ट्रवाद वाली भावना। अच्छा, यहाँ पे जो राष्ट्रवाद वाली भावना थी इसको ये लोग 2 चीज़ों से जोड़ रहे थे, इसको ये लोग 2 चीज़ों से जोड़ रहे थे कि पहले बात कर रहे थे कि एकीकरण की बात। एकीकरण क्या है, एकीकरण बेटा, क्योंकि ये सारे जो राज्य थे, सारे जो देश थे, इनको तोड़ दिया गया था। ये आपस में जो बड़ी बड़ी सी देश थे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ब्रिटेन, रशिया, इन लोगों ने आपस में इन सारे राज्यों को, से इटली की बात करें तो इटली को बांट लिया था। हमने पढ़ा था कि कैसे वियना की संधि में बांट लिया उन्होंने, ये उत्तरी इटली किसी को दे दिया, कुछ ऐसे इन्होंने बांट लिया था। तो उसको यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमको ठीक है राष्ट्र राज्य बनाना है, प्लस हमको एकीकरण करना है और हमको संविधान की मांग की, मतलब संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। तो इनकी जो आप बोल सकते हो डिमांड, इनकी जो मांग होती है वो इतनी सारी हो सकती है।
ठीक है। तो उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया, मतलब यहाँ पे देखिए जो किसान वगैरह हैं अपने भुखमरी की वजह से जो विरोध कर रहे थे उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। इनकी मांग क्या क्या थी, किस पे आधारित थी, तो इनका जो राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इनकी जो मांगे थी वो इन सिद्धांतों पर आधारित थी। तो जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि जो 1848 में जो भी मध्यम वर्गीय लोग थे उनकी क्या क्या मांगी थी, तो आप यहाँ से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि कैसे इन्होंने राष्ट्र राज्य को संविधानवाद की मांग से जोड़ा, और इनकी जो मांगी थी किस पर आधारित थी, वो राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थे। ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी में। जर्मनी में क्या होती है, जर्मनी में बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन होते हैं वो फ्रैंकफर्ट एक शहर था वहाँ के एक संसद में आके इकट्ठा होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे क्या बनाते हैं, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बना के वहाँ पे वो लोग मतदान करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ठीक है, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली को उन्होंने मतदान करने का फैसला जो लिया तो प्रतिनिधि चुन के आ गए, तो 831 प्रतिनिधि कुल चुन के आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। कब, 18 मई 1848 को। तो ठीक है, वो लोग चुन के आए और वो संसद की तरफ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए चलते हैं। ये संसद कहाँ था बेटा, ये फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बोलते हैं इसको, फ्रैंकफर्ट संसद भी बोलते हैं। तो ठीक है, वो संसद में आ गए, उन्होंने यहाँ पे एक संविधान तैयार किया। कहाँ के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए। जर्मन राष्ट्र के लिए उन्होंने एक संविधान तैयार किया। इसके जो इस पूरी इसकी अध्यक्षता थी, इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रखा गया। मतलब यहाँ पे ये लोग जर्मन राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ का एक संविधान बना रहे हैं, और इस जो यहाँ का राष्ट्र के जो एक तरह से अध्यक्ष होगा, राजा को उस संविधान के अंदर रखा गया, उस संविधान के अधीन रखा गया। ठीक है। चलिए ठीक है, इन्होंने संविधान बना दिया, ये सारे नियम कानून बना दिए। अब जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के जो राजा थे, क्योंकि प्रशा के साम्राज्य में आता था जर्मन, उनको फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की। उनसे बोला कि ठीक है, हमने सब बना दिया, आप इस पे साइन करिए, ताज पहनिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, राजा ने अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दे दिया जो उसके विरोध में थे, जो इस निर्वाचित सभा जो बन के आई थी इसके विरोध में थे। अब ये जाके उनके साथ खड़े हो गए। ठीक है। और कुलीन वर्ग और सेना तो पहले से ही विरोध कर रही थी, तो कुलीन वर्ग, सेना, राजा महाराजा सब लोग एक साइड हो गए। तो इससे एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो संसद का सामाजिक आधार था वो कमजोर हो गया। ठीक है। तो संसद में हमने क्या देखा कि संसद में कौन थे, मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा थे। मध्यम वर्गीय लोग अपनी, कैसे हमने देखा कि ऊपर मध्यम वर्गीय लोग ही बात कर रहे थे कि हमको एक संविधान चाहिए, राष्ट्र राज्य का आधार, एकीकरण वगैरह इन सब की बात कर रहे थे। तो इसमें जो मजदूर थे, कारीगर थे, इनकी मांगों को नहीं रखा गया था, इनकी मांगों को उतना जगह नहीं दी गई थी, इसका विरोध किया गया था, जिसकी वजह से ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे इनको मजदूरों का भी समर्थन नहीं मिला, कारीगरों का भी समर्थन नहीं मिला। तब तो मध्यम वर्ग अकेले ही रह गया, जिसकी वजह से सैनिकों को लास्ट में बुलाया जाता है और असेंबली को भंग कर दिया जाता है। जो असेंबली, क्योंकि इनके पास अब किसी का आप बोल सकते हो समर्थन रहा ही नहीं, तो असेंबली क्या, असेंबली की जो शक्तियाँ होती हैं खो देती है और असेंबली को भंग कर दिया जाता है। ठीक है। महिलाओं की बात करते हैं। जो ये उदारवादी आंदोलन हुआ तो इसके अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। मतलब कि महिलाओं को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक तरह से उनको वोट करने का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए, मत करने का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए, तो ये सब विवादास्पद था। लेकिन आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इतने दिन से आंदोलन होते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद से जितनी भी क्रांतियाँ हो रही है हर जगह महिलाओं ने बहुत ही सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए थे, अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में भी वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। तो हर जगह उन्होंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, बट फिर भी उनको हर जगह मताधिकार से क्या रखा गया, वंचित रखा गया। मतलब जब सेंट पॉल चर्च में भी जो फ्रैंकफर्ट में आती है, सब सभा आयोजित की जाती है, तो महिलाओं को बस प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। मतलब महिलाएं बस अब दर्शक वर्ग में खड़ी होकर बस देख सकती हैं, वो आके अपनी ना तो बातें रख सकती हैं ना कुछ कह सकती हैं। ठीक है। तो ये महिलाओं की चीज़ें हो गई, महिलाएं की हक की बात हो गई। सो हालांकि रूढ़िवादी ताकतें, अब हमने इतना पढ़ लिया, हमने सारे आंदोलन पढ़ लिए, अब हम एक तरह से देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो जो रूढ़िवादी ताकतें जो 1815 में आई थी, इन्होंने 1848 तक
1848 तक की हमने देखी कि 1815 के बाद जो उन्होंने अपनी शक्तियाँ दबाने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से 1830 से 1848 के बीच में कितने सारे आंदोलन होते हैं। अब 1848 में क्या करती हैं रूढ़िवादी शक्तियाँ, तो उन्होंने उदारवादी आंदोलन को तो दबा दिया एक तरह से। जितने भी आंदोलन हमने देखा कि कैसे सिलेशिया में हुआ, वहाँ पे उन्होंने बुनकरों को मार दिया। जर्मन में यहाँ पे देखिए उन्होंने जो भी वहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग थे उनको अपनी असेंबली भंग करनी पड़ी। तो हर तरह से तो उन्होंने दबा दिया, परंतु वो पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए, पुरानी व्यवस्था को फिर से नहीं ला पाए। राजाओं को भी ये समझ आ गया था कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी हैं, जो हमने पढ़ा था, उदारवादी जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों हैं, इनको हम पूरी तरह से इनका दमन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दमन करेंगे वो फिर उभर के आएंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर वो उनको दमन करेंगे, तो ये चक्र एक तरह से चलता जाएगा, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो 1848 के बाद जो निरंकुश राजशाही थे लोग थे, जो ये आप बोल सकते हो कि ये लोग थे रूढ़िवादी लोग, इन्होंने अपनी जो भी सिस्टम थे उसमें बहुत सारे परिवर्तन को लाना शुरू किया। ठीक है, ये परिवर्तन जो अब ला रहे थे वो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही लाया जा चुका था, क्योंकि हम ये मध्य और पूर्वी यूरोप की बात कर रहे हैं, जैसे इटली हुआ, फ्रांस हुआ, इन सब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूरोप था हमारा, वहाँ पर ये पहले ही आ चुके थे। ठीक है, तो अब क्या कर दिया गया, कैसे इन्होंने किया, जैसे हैब्सबर्ग अधिकार वाले जो क्षेत्र थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य में जो क्षेत्र थे और रूस में क्षेत्र थे, वहाँ पे भूदासवत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि देखिए बेटा, अगर सबको लगेगा कि हाँ राजा हमारे लिए कुछ कर रहा है तो लोग विरोध क्यों करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि हम अब हमारे हक की बात भी हो रही है, राजा हमारे हक की बात भी कर रहा है, तो लोग विरोध नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे अपनी ढील देनी शुरू करी, इन्होंने लोगों को हक देने शुरू करिए। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की, मतलब हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था जो हंगरी तक फैला हुआ था, उसने जो हंगरी के लोकल लोग थे उनको स्वायत्ता प्रदान करनी शुरू की, जिससे क्या हुआ, जो निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ, जिससे अब निरंकुश लोग आराम से शासन कर पा रहे थे, उनको उतना ज़्यादा क्रांति की वो चीज़ अब नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक हुआ। अगली जो हमारा क्लास होगा वो हम जर्मनी और इटली को हम लोग मिलके जर्मनी इटली का निर्माण करेंगे, उनको एकीकरण करेंगे, तो वो करते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। इतना आप लोग बेटा अगर समझ आया है, अगर वीडियो पसंद आई है देन लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।